गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे थे। हमने एटॉमिक रेडियाई के क्या पढ़े? ट्रेंड्स पढ़े कि अगर लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड अगर हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? साइज भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, क्लोज आएगा तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ऐसे ही डाउन द ग्रुप जाने पे एन की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। जब एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो न्यूक्लियस से क्या जाएगा? नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएगा। जो दूर जाएगा तो साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बोर ने रेडियस का फॉर्मूला भी दिया था। एटॉमिक रेडियस का क्या दिया था? फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या है? 0.529 एन स्क्वेयर अपॉन जेड इफेक्टिव। ठीक है। क्या होता है? एन स्क्वेयर अपॉन, अगर जेड लिखवाया था तो रियल में जेड इफेक्टिव ही होता है। ठीक है। एन स्क्वेयर अपॉन जेड इफेक्टिव मतलब एन की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है। ऐसे ही जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब रेडियाई क्या होती है? एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जेड इफेक्टिव के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों ही फैक्टर पे क्या करती है? डिपेंड। ठीक है। अभी नहीं पढ़ा है तो उसकी वैसे जरूरत भी नहीं है। हम दोनों को वैसे तरीके से सीख सकते हैं। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, क्लोज आएगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। वैसे ही एन की वैल्यू क्या करेगी? अगर इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो साइज क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे एन की वैल्यू इंक्रीज करती है तो साइज बढ़ता है। ठीक है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हमें क्या करना है? स्टडी करना है। ठीक है। जैसे 13th जो ग्रुप है इनऑर्गेनिक के अंदर, जहां पे भी एक्सेप्शन आता है, हर एक किसी का रीजन बताऊंगा, लेकिन जहां पे एक्सेप्शन आता है वही पॉइंट क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम के अंदर क्या बताओ? आप साइज का कंपैरिजन करो कि साइज किसका बड़ा होगा, किसका छोटा होगा। ठीक है। तो नॉर्मली क्या देखा हमने कि एन की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है तो साइज क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। एन की वैल्यू डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है? बढ़ती है तो साइज क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन देखा क्या जाता है कि बोरोन से एल्यूमिनियम जाते हैं, नॉर्मली एल्यूमिनियम का साइज क्या हो जाता है? बड़ा ही होता है क्योंकि एन की वैल्यू ज्यादा है। एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते वक्त क्या हो जाता है? ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाता है। इसका भी रीजन है, समझेंगे क्यों। लेकिन फिर डाउन द ग्रुप जाओगे फिर क्या करेगा? नॉर्मल ऑर्डर रहता है। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्या होता है? बोरोन, फिर कौन आएगा? गैलियम। गैलियम का नियरली एल्यूमिनियम के क्या रहता है? इक्वली रहता है। फिर इंडियम, फिर क्या आएगा? थैलियम। गैलियम का नियरली एल्यूमिनियम के इक्वली रहता है, लेकिन अगर टू बी प्रिसाइज मैं बात करूं तो गैलियम का एल्यूमिनियम से क्या होता है? छोटा होता है। 0.001 का डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है। अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए तो इक्वल ना लिख के हम क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम का ज्यादा लिखेंगे। बोरोन, गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, इंडियम और लास्ट में कौन आएगा? थैलियम आएगा। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है वो समझते हैं। ठीक है। बोरोन लिथियम से स्टार्ट होता है, बोरोन की तरफ जाता है। ठीक है। सारे के सारे क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम तक आओगे तो भी क्या होगा? लिथियम से और सोडियम से एल्यूमिनियम, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट बीच में नहीं है। लेकिन एल्यूमिनियम के बाद जो वापस जाओगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है? यहाँ पे स्कैंडियम से जिंक तक 12 और एलिमेंट आते हैं। इसके अंदर तो सिर्फ दो एलिमेंट आते थे, यहाँ पे स्कैंडियम से जिंक तक 12 और एलिमेंट आते थे। इसको मैं दो तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। दोनों तरीके से आपको क्या करना है? समझना है। पहला तरीका, गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा कम क्यों हुआ। ठीक है। पहला तरीका क्या है? मैंने आपको याद हो तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए बोला था, गैलियम का भी और एल्यूमिनियम का भी। जेड इफेक्टिव निकालने के लिए बोला था किसका? गैलियम का भी और एल्यूमिनियम का भी। ठीक है। जब गैलियम और एल्यूमिनियम का जेड इफेक्टिव निकालोगे तो गैलियम का जो जेड इफेक्टिव होता है वो 5.0 आता है और एल्यूमिनियम का जो जेड इफेक्टिव आता है वो 3.5 आता है। नियरली ऐसे ही आएगा, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको निकालना था, इसको कैलकुलेट करना था। मैंने जब कैलकुलेशन बोला था तो मैंने क्या बोला था? सोडियम तक निकालना है और उसके बाद
गैलियम और एल्यूमिनियम का भी अलग से क्या करोगे आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो कैलकुलेट अगर आपने किया होगा तो इसके अंदर देखा होगा गैलियम का 5.0 आता है, एल्यूमिनियम का 3.5 आता है। ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब गैलियम के अंदर अट्रैक्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जब इफेक्टिव ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के क्या आएगा, क्लोज। क्लोज आएगा तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट में आते हैं। ये क्या बताया कि एन की वैल्यू अगर बढ़ती है, एन तो क्या है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा क्या है, जेड इफेक्टिव साइज का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से गैलियम जाते वक्त, एल्यूमिनियम से गैलियम जाते वक्त क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज किया। एल्यूमिनियम से गैलियम जाते वक्त जेड इफेक्टिव क्या किया, इंक्रीज। नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम से गैलियम जाते वक्त क्या किया है, इंक्रीज किया। तो इंक्रीज किया तो मतलब साइज इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करेगा तो साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है, एन की वैल्यू क्या की है, इंक्रीज की है, तो साइज क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, इसीलिए जो साइज है वो नियरली क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। जो साइज है वो नियरली क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। जो साइज नियरली सेम आ जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट्स में अगर कंपैरिजन करोगे तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, ज्यादा होता है। बाकी नियरली दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। अब आगे चलें, दूसरा तरीके समझने का क्या है इसके अंदर वो देखते हैं, ठीक है। कि मैंने क्या बताया था, सिग्मा शिल्डिंग इफेक्ट बताया था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताया था। क्या होता है कि क्या बताया था, शिल्डिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का, फिर किसका होता है, पी का, फिर किसका आता है, डी, और लास्ट में कौन आता है, एफ। डी और एफ का क्या बताया था, बहुत ही पुअर क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका शिल्डिंग पुअर होता है तो क्या करेगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शील्ड कम करेगा। देखो न्यूक्लियस है, इसके अंदर पहले मान लो डी आ गया, उसके बाद क्या आता है, जैसे एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम के पास तो पहले कोई डी सेल था ही नहीं, एल्यूमिनियम के पास पहले कोई डी सेल नहीं था। जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा क्यों हुआ, उसका रीजन है एल्यूमिनियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा क्यों हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, इसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम के अंदर तो पहले क्या था कि पहले कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं था, लेकिन गैलियम के आने के पहले क्या आ गए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। डी की क्या होती है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। तो पहले अगर डी आएगा, पहले देखो एल्यूमिनियम से जब आप गैलियम के अंदर जाओगे, एल्यूमिनियम से आप गैलियम के अंदर जाओगे तो 10 तो किसके अंदर प्रोटॉन गए, न्यूक्लियस के अंदर। 10 तो किसके अंदर प्रोटॉन गए, न्यूक्लियस के अंदर, और 10 ही इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल किए जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, डी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना। डी सबसेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 10 प्रोटॉन किसके अंदर आएंगे, एक्स्ट्रा किसके अंदर आएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो 10 प्रोटॉन आते हैं वो तो अपना इफेक्ट क्या करते हैं, पूरा दिखाते हैं, लेकिन जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड क्या कर पाएंगे, क्योंकि इनका साइज पहले ही बहुत बड़ा होता है। अपने ही अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज रहेंगे तो बाहर वाली सेल के अंदर पी है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपेल क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये क्या कर जाएगा और इधर माइग्रेट करेगा, ठीक है ना। तो क्या है, जब साइज डिफ्यूज रहेगा तो रिपल्सन क्या कर पाएगा, कम कर पाएगा। इसीलिए इसकी क्या बताई थी, शील्डिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं, कम होते हैं। जब रिपल्सन कम कर पाएगा तो न्यूक्लियस के क्या आ जाएगा, क्लोज। न्यूक्लियस के क्लोज आता है तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस के क्लोज आ रहा है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज। अरे शील्डिंग कम होगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, कम। सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया तो क्या होगा, साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जहां पे भी नया ब्लॉक स्टार्ट होता है वहीं पे क्या आते हैं, एक्सेप्शन आते हैं। जैसे अभी हमने डी ब्लॉक के लिए देखा है कि डी ब्लॉक जहां आया वहीं से क्या हो गई, एक्सेप्शन स्टार्ट हो गई। कहां से, जहां से डी ब्लॉक क्या किया है, स्टार्ट हुआ है। डी ब्लॉक स्टार्ट होते ही क्या हो गई, एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का सॉरी गैलियम से ज्यादा होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्कैंडिड
इसके बाद हुआ है स्कैंडियम और जिंक तक किस 3D सीरीज के बाद हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्कैंडिड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या बोला जाता है इसको, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक स्टार्ट होने से जो कॉन्ट्रैक्शन नहीं उसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ है कि एल्यूमिनियम से ज्यादा होना चाहिए था गैलियम का, लेकिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन समझ में आया कि डी ब्लॉक की पुअर शील्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगी तो न्यूक्लियस उसको ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस के क्लोज आएगा और साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बाई न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करके देखें तो न्यूमेरिकली मैंने कैलकुलेट करवाया था आपसे कि जेड इफेक्टिव निकाल के देख लेना, इसका 5.0 आएगा, इसका 3.5 आएगा। ठीक है, जब निकालोगे तो गैलियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस के क्या आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए। जब न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग साइज बढ़ना चाहिए था, दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं, इसलिए नियरली इक्वल रहता है। लेकिन पॉइंट्स में कैलकुलेट करोगे तो एल्यूमिनियम का क्या आता है, ज्यादा आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर 4-5 बार आ चुका है, आईआईटी के अंदर 4-5 बार, और ऐसे ही नीट के अंदर भी क्वेश्चन क्या हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर अलोंग ए पीरियड बात करूं, पी ब्लॉक के अंदर ट्रेंड सब क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर ट्रेंड्स नॉर्मल नहीं रहते। कैसे नॉर्मल नहीं रहते वो हमें क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अगर इनकी बात करें तो क्या होगा, पहले तो इसके अंदर अगर नॉर्मल ट्रेंड की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करना चाहिए, तो साइज क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, इधर से इधर जब जाओगे तो क्या होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज तक तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, मैग्नीज तक डिक्रीज करेगा, मैग्नीज का भी ज्यादा होता है किससे, आयरन से। फिर साइज आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और लास्ट में क्या करता है, कॉपर का फिर क्या करता है, साइज इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, इसकी वजह से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव तो क्या करता है, इंक्रीज करता ही है, लेकिन क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, 5 सबसेल होती है, स्टार्टिंग में क्या होती है, 5 सबसेल होती है। तो 5 सबसेल होंगे तो क्या होने लगेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके अंदर क्या आ जाएगा, फिल हो जाएगा। मैग्नीज तक, आयरन तक जाते जाते क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, इंक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, जब 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में रिपल्शंस नहीं होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब आयरन, कोबाल्ट, निकल की तरफ जाओगे तो पेयरिंग ऑफ क्या होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स होने लगेगी। जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीज करेंगे तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे, दूर दूर जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो साइज क्या हो जाता है इनका, इधर से इधर तक क्या कर रहा था, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था, इधर से इधर तक जेड इफेक्टिव क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। जब जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था तो डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पे क्या करने लग गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ने लगी, तो क्या हो गया, जेड इफेक्टिव इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से क्या करता है, सिग्मा इंक्रीज करता है। जब सिग्मा इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव क्या किया है, जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ेंगे, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिग्मा और जेड इफेक्टिव क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जेड इफेक्टिव तो बढ़ता ही है पूरी सीरीज में, आपने कैलकुलेट किया है, लेकिन वहां पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ रिपल्शंस हम वहां पे कंसीडर नहीं कर पाते, जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो सिग्मा क्या करेगा, जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ेंगे तो सिग्मा भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो ये इसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है, इसकी वजह से डिक्रीज करता है। तो नियरली क्या कर जाते हैं, कंपनसेट कर जाते हैं एक दूसरे को। जो कंपनसेट करेंगे तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, निकल तक जाते जाते ये केस होगा, लेकिन निकल से बाद जब और इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे आप तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या कर जाएंगी,
एक्सीड कर जाएंगे। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स क्या करेंगी, एक्सीड करेंगे, तो जो जेड इफेक्टिव को भी क्या कर जाएंगी, कंपनसेट। जो जेड इफेक्टिव को सिग्मा कंपनसेट कर देगा तो क्या होगा, साइज फिर क्या करने लग जाएगा, डोमिनेटिंग फैक्टर से फिर सिग्मा होगा तो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा साइज। ठीक है, जिंक और कॉपर में जिंक का क्या होता है, बड़ा होता है। ध्यान रखना, स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जब पेयरिंग होने लगेगी तो फिर जेड इफेक्टिव और सिग्मा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स की वजह से क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कंपनसेट करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करके इनका साइज क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉपर जिंक के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स क्या कर जाएंगी, क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। जब इंक्रीज करेंगी तो सिग्मा कंपनसेट कर जाएगा किसको, जेड इफेक्टिव को। वो डोमिनेट करेगा तो इसी की वजह से साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि डी ब्लॉक की वजह से डी ब्लॉक जहां इंसर्ट हुआ वहीं पे क्या आ गए, नए एक्सेप्शंस आ गए। ठीक है, इसके अंदर भी, इसके पीरियड के अंदर भी एक्सेप्शंस आए और इसके बाद जो ग्रुप था 13th ग्रुप, उसके अंदर भी क्या आ गए, एक्सेप्शन आ गए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसके बाद चलें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे पूरा जो ग्रुप है उसको डिस्कस नहीं करा मैं, जिंक तक। ठीक है, स्कैंडियम के नीचे कौन आता है, इटेरियम, इटेरियम के नीचे कौन आता है, लैंथेनम, लैंथेनम के नीचे कौन आता है, एक्टिनियम आता है। ठीक है, इसके बाद जिरकोनियम, हाफनियम, इसके बाद नायोबियम, टांटलम। ठीक है, ऐसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पे कैडमियम तक, यहाँ पे मरकरी तक। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाने की बात करूं कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा हम लेंथेनाइड सीरीज या एक्टेनाइड सीरीज बोलते हैं, लेकिन लेंथेनम क्या आता है, लेंथेनाइड्स के अंदर आता है, मतलब डी ब्लॉक के अंदर आता है। ये दोनों क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम और एक्टिनियम दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे एन की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो साइज क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। सारे केस के अंदर यहाँ तक 3D, ये कौन सी सीरीज है, 3D, ये 4D, ये 5D सीरीज है। ठीक है ना, तो इनके अंदर क्या कर जाएगा, साइज नॉर्मली 3D से 4D जाते वक्त साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन 4D से 5D जाते वक्त कुछ क्या आ जाते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है, अब लेंथेनम और हाफनियम के बीच में, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में क्या होता है, क्या होता है, डिफरेंट क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से, 4F सीरीज, जितनी भी लेंथेनाइड सीरीज हैं, क्या आता है, 58 से 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या आते हैं, लेंथेनम और हाफनियम के क्या आएंगे, बीच में आएंगे। ठीक है, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में पहले 4F में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर किसके अंदर फिल होते हैं, हाफनियम के अंदर फिल होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, स्कैंडियम से एटीरियम जाओगे, एटीरियम से लेंथेनम, क्योंकि 4F जो फिल होता है वो लेंथेनम के बाद फिल होता है। तो इसके अंदर तो ट्रेंड क्या रहता है, थर्ड ग्रुप के अंदर तो क्या रहता है, ट्रेंड नॉर्मल रहता है कि स्कैंडियम से एटीरियम, एटीरियम से लेंथेनम, लेंथेनम से एक्टिनियम जाते वक्त एन की वैल्यू बढ़ती है तो साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेकिन जिरकोनियम हाफनियम में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जिरकोनियम से हाफनियम जब जाओगे तो 4F फिल किया, एटीरियम से लेंथेनम गए तो 4F बाद में आया, पहले नहीं आया। ठीक है ना, तो जिरकोनियम से जब हाफनियम जाओगे तो क्या होगा, पहले 4F फिल होगा। जब पहले 4F फिल होगा तो क्या होगा, वहां पे जहां पे नया ब्लॉक स्टार्ट होगा वहीं पे क्या बताया है, एक्सेप्शंस आएंगे। जब डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ था तो एक्सेप्शंस आए थे, यहाँ पे नया एफ ब्लॉक स्टार्ट हुआ तो क्या आएगा, एक्सेप्शंस आएंगे। क्या एक्सेप्शन आए, देखो जो शील्डिंग बताया था SPDF, क्या बताया था, एफ की सबसे क्या होती है, सबसे ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। जो डी का इफेक्ट होता है ना, जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट था जो 13th ग्रुप तक ही रहता है। जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है वो 13th ग्रुप, यहाँ पे भी तो एक्सेप्शंस आए, यहाँ पे भी तो उसका इफेक्ट था। ठीक है ना, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट किस तक था, 13th, गैल्यूमिनियम गैलियम तक ही था। उसके बाद कार्बन फैमिली तक उसका इफेक्ट नहीं जा पाता क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत शील्डिंग होती है। लेकिन एफ की शील्डिंग तो क्या होती है, बहुत पुअर होती है। बहुत पुअर होगी तो इसका इफेक्ट कहाँ आता है, थर्ड ग्रुप के अंदर आता है। इसका इफेक्ट जो होता है वो 3rd से 15th ग्रुप तक देखा जाता है। इसका इफेक्ट 3rd से 15th ग्रुप तक देखा जाता है। इतनी पुअर शील्डिंग होती है किसकी, एफ की। ठीक है, अब हुआ क्या, यूटेरियम से जब लेंथेनम थे तो नॉर्मल था, लेकिन जब जिरकोनियम से
हाफनियम आए तो नॉर्मल नहीं रहा तो ट्रेंड। तो इसके अंदर रीजन क्या है, देखो जब लेंथेनम से आप हाफनियम के अंदर पूछोगे, तो लेंथेनम से हाफनियम के अंदर पूछोगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, 14 नए एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो 14 नए एलिमेंट्स आएंगे तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ेगा, अरे जो सॉरी एटॉमिक नंबर कितना बढ़ेगा, इन 14 की वजह से 14 बढ़ेगा, तो क्या है न्यूक्लियर चार्ज भी कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। और 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन किस में फिल होंगे, एफ सब सेल के अंदर। उसके बाद डी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही हाफनियम डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, जब ये 14 इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे, वो 14 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ गए, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस वाले अपना इफेक्ट कंप्लीट शो करते हैं, न्यूक्लियस वाले अपना इफेक्ट कंप्लीट शो करते हैं। जब अपना इफेक्ट कंप्लीट शो करेंगे तो इनकी तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, पूरी रहेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एफ के अंदर गए, एफ के अंदर जाने पे क्या होंगे, वहां पे रिपल्सन, एफ के अंदर तो साइज और बड़ा होगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर ही नहीं पाएगा। जब रिपेल नहीं कर पाएगी तो डी क्या आएगा, अंदर की तरफ आने लगेगा। जब अंदर की तरफ आने लगेगा तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब डी की शिल्डिंग पुअर थी तो इसकी बहुत पुअर होने की वजह से क्या होता है, इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। क्या बताया, 3rd ग्रुप से 15th ग्रुप तक देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका साइज क्या कर जाता है, जिरकोनियम हाफनियम का साइज क्या हो जाएगा, इधर से इधर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो साइज क्या कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जिरकोनियम हाफनियम नायोबियम सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं कैडमियम से मरकरी तक क्या हो जाता है, उनका साइज नियरली इक्वल हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एफ ब्लॉक क्या हुआ, इंसर्ट हुआ। जब एफ ब्लॉक इंसर्ट होगा तो इनकी तो शिल्डिंग क्या होती है, ब्लॉक एलिमेंट्स की, इलेक्ट्रॉन्स की पुअर होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शिल्डिंग पुअर होगी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो उतने प्रोटॉन्स गए हैं जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा इसके अंदर आए। अरे 4f फिल होने की वजह से 14 इलेक्ट्रॉन तो एफ सब सेल के अंदर गए, लेकिन 14 प्रोटॉन भी तो गए उसकी वजह से। तो ये तो अपना इफेक्ट पूरा दिखाएंगे, ये इफेक्ट पूरा नहीं दिखा पाते, तो क्या होगा, ये इफेक्ट पूरा नहीं दिखाएंगे, शिल्डिंग इनकी बहुत पुअर होती है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के क्या आएगा, क्लोज आएगा, क्लोज आएगा तो क्या होगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए 4th पीरियड से 12th पीरियड तक साइज सबका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना, ये 4f की वजह से हुआ है, जिसको 4f कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, या लेंथेनम के बाद हुआ है तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। 2 कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया जाता है इसको, क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या 4f कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यूक्लियर चार्ज तो है, वैसे दूसरा तरीका इसको अगर न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके देखोगे तो 4f के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज तो किससे बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज किससे बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। ठीक है, तो उस मेथड को रहने तो यही नॉर्मल अपना सही है, न्यूमेरिकली अपने को कैलकुलेट नहीं करके जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर देखोगे तो 5 एक्टिनियम के बाद जो ग्रुप्स आते हैं, एक्टिनियम के बाद जो आएगा तो एक्टिनियम के में कौन सा आएगा, 5f। और 4 से 5 जब जाओगे तो क्या होगा, सब सेल की साइज क्या करेगी, 4 से 5 जाओगे, एक 4d मान लो, मैं 4d बनाता हूँ, एक मैं 5d बनाता हूँ। तो n की वैल्यू जो बढ़ेगी तो ऑर्बिटल का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जब 4 से 5f के अंदर जाओगे तो क्या होगा, उसका साइज और f का साइज, ये तो d के बनाया है मैंने, f का साइज क्या कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा। जब और इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी, जब 4f से 5f के अंदर जाओ और इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन्स और कम करेंगे, तो इफेक्ट यहाँ पे और भी क्या आता है, कम आता है। तो यहाँ पे भी साइज क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो 3d से 4d जाओगे तो साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, बाकी 4d से 5d बराबर रहेगा 5d से 6d। 6d हम स्टडी नहीं करते, पर मैंने बताया आपको, इसमें कॉन्ट्रैक्शन 5f आने की वजह से हुआ, तो उसको 5f कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन करें कि एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, स्टार्टिंग में जो पढ़ी थी कौन सी थी, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इनके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, 4f की शिल्डिंग पुअर होती है तो इनका इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्टिनाइड सबसे ज्यादा, फिर लेंथेनाइड, और सबसे लास्ट में किसकी आती है, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आज की क्लास के अंदर इतना ही। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।